हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होती हैं या फिर रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो भी कवर करेंगे आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि फीचर्स क्या होती हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, और नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या आए और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर क्या रहे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने रिफॉर्म मेजर्स को जो स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद। जो ये रिफॉर्म्स मेजर थे इन्हें हम पॉपुलरली एग्रेरियन रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इनको हम क्लासीफाई करते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। जैसे यहाँ पे एग्रेरियन रिफॉर्म्स को डिवाइड किया गया लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स में। लैंड रिफॉर्म्स को हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अब इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना था इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एक्शन है जो गवर्नमेंट ने लिए थे। फर्स्ट आता है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जो इंटरमीडिएटरीज थे उनको खत्म किया गया लैंड रिफॉर्म्स के दौरान। इंटरमीडिएटरीज कौन से थे? जो स्टेट और एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में आते थे। हम इसे जमींदार के नाम से भी जानते हैं। तो जो जमींदार सिस्टम था उसको खत्म किया। जो ऑनरशिप राइट थे यानी कि जो मालिकाना हक थे सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए गए जो एक्चुअल में कल्टीवेट का काम करते थे, जो एक्चुअल में जमीन के ऊपर खेती बाड़ी का काम करते थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म किए उसका दो ऑब्जेक्ट था ऐसा करने का। पहला कि जो एक्सप्लोटेशन किया जाता है कल्टीवेटर का जमींदार के द्वारा, उस एक्सप्लोटेशन को खत्म किया जा सके। क्योंकि जमींदार क्या करते थे, जो टेनेंट होते थे यानी कि जिसे ठेके पे जमीन दी जाती थी वो पर्सन टेनेंट कहलाता था। ऑनर कोई और होता था, मालिकाना हक किसी और के पास होता था जमीन का, लेकिन उस जमीन के ऊपर काम करता था जो खेती बाड़ी करता था पर्सन, वो अलग होता था जिसे हम टेनेंट बोलते थे। तो यहाँ पे जमींदार क्या करता था, टेनेंट से जो पैसा होता था फसल का वो पैसा लेता और फिर आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता। तो बीच में ये जमींदार था। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक तरफ कौन है? जमींदार जिसे बोलते हैं हम जमींदार। जमींदार यानी कि जो ऑनर था जिसके नाम पे जमीन होती थी, और दूसरी तरफ था टेनेंट। टेनेंट वो पर्सन था जो जमीन के ऊपर खेती बाड़ी का काम करता था। तो जमींदारी का काम किसने किया यानी कि खेती बाड़ी का काम किसने किया है, एक्चुअल में फसल किसने उगाई है जमीन के ऊपर? टेनेंट ने। टेनेंट ने जो क्रॉप प्रोडक्शन किया है, इस क्रॉप प्रोडक्शन को आगे सेल करके जो इसे पैसा रिसीव हुआ है, जो मनी रिसीव हुई है, उस मनी को जो टेनेंट है वो क्या करता था, जमींदार को देता था। जिसे हम बोलते हैं कि ठेके पे ज़मीन देना। जो ठेका होता था वो जमींदार के पास जाता था। तो कुछ पार्ट है जो जमींदार ले जाता था इस मनी का, और कुछ पार्ट टेनेंट के पास रह जाता था। फिर आगे जमींदार क्या करता था, टैक्स पे करता था। किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो बीच में जो जमींदार था ना, इस इंटरमीडिएटरी को ही हटा दिया। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया कि जो एक्चुअल में ज़मीन के ऊपर काम करेगा ना वही मालिकाना माना जाएगी, उसी को मालिकाना हक है जो दिया गया, वही मालिक कहलाएगा ज़मीन का। अब गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म के द्वारा अबोलेशन कर दिया इंटरमीडिएटरीज को, यानी कि इन्हें बीच में से हटा दिया। तो जो जमींदार एक्सप्लोटेशन करते थे टेनेंट्स का, वो एक्सप्लोटेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि जमींदार क्या करते थे, ज़्यादा किराया लेते थे, जिससे क्या होता था, टेनेंट का शोषण होता था कि टेनेंट के पास कम पैसा बच जाता था आगे री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेहनत कौन कर रहा है? एक्चुअल में टेनेंट कर रहा है, और पैसा कौन लेके जा रहा है? ज़्यादा जमींदार लेके जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लोटेशन होता था। जमींदार है वो किसान का शोषण ना करे, इसके लिए लैंड रिफॉर्म किया गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये आया कि
ये लैंड रिफॉर्म क्या गया कि जो कल्टीवेशन का काम करेगा उसी की ऑनरशिप मानी जाएगी, उसी का खेत माना जाएगा। तो जिससे क्या हुआ कि जिन किसानों की ज़मीन थी उन्होंने अपनी ज़मीनों के ऊपर खेती बाड़ी का काम करना शुरू किया, जिससे उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा अबोलिशन करके इंटरमीडिएटरीज को ये 2 ऑब्जेक्ट अपने अचीव कर लिए। एक तो कल्टीवेटर का जो एक्सप्लोटेशन होता था जमींदार के द्वारा वो रुक गया, और दूसरा कल्टीवेटर जब ज़मीन के ऊपर काम करेगा तो अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ और भी बड़ी इंप्रूवमेंट है वो कर सकता है। इंटरमीडिएटरीज को अबोलिश करने से जो 200 लाख टेनेंट थे उन्हें ऑनरशिप राइट है जो मिल गया, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो लैंड रिवेन्यू था उसकी पेमेंट करने लग गए। नेक्स्ट आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग के ऊपर सीलिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि एक किसान के पास कितनी ज़मीन हो, तो एक लिमिट लगा दी जाती है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने सीलिंग लिमिट है जो लगा दी गई कि कितना होल्डिंग साइज होगा, एक किसान के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन होगी, उसके लिए वो लिमिट लगा दी गई। एक इंडिविजुअल के पास, एक फैमिली के पास कितना मैक्सिमम पार्ट हो सकता है ज़मीन का, कल्टीवेबल पार्ट कितना हो सकता है, उसका मैक्सिमम साइज गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन कर दिया गया। तो जब लैंड सीलिंग की गई, इसका एम था कि जो ऑनरशिप है ज़मीन की वो कुछ एक हाथों में सीमित ना रहे, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो ज़मीन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा ना हो कि एक पर्सन के पास 100 किले हैं और एक किसान के पास सिर्फ 1 किला है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिट लगाई गई, जिससे क्या हुआ कि हर एक किसान को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो लैंड मिला। जिन किसानों के पास इस सीलिंग लिमिट से ज़्यादा ज़मीन थी उनसे वो ज़मीन ले ली गई और डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई जो स्मॉल होल्डर थे, या जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी उन लोगों को ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जिनके पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन थी उनसे गवर्नमेंट ने ज़मीन ले ली, और गरीब लोगों को या जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी उनको बांट दी। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पे जो होल्डिंग थी, जो होल्डिंग छोटे छोटे हिस्सों में बांटी हुई थी, फ्रेगमेंटेड क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में जब ज़मीन बांटी हुई होती है उसे फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फ्रेगमेंटेशन को इकट्ठा कर दिया, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में ज़मीन बांटी हुई थी उनको इकट्ठा कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीन है और छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, जिससे उन्हें खेती बाड़ी करने में मुश्किल होती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उसके फ्रेगमेंटेड पार्ट्स थे ज़मीन के उसे कंसोलिडेट कर दे, इकट्ठा कर दिया एक ही जगह पे, खेती करना आसान हो जाए, खर्चा है वो भी कम आए। 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन को कंसोलिडेट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आती है रेगुलेशन ऑफ रेंट, कि जो ज़मीन का मालिक है ना वो टेनेंट से ज़्यादा किराया नहीं ले सकता ज़मीन का। यानी कि जब हम सिंपल सी लैंग्वेज इसमें समझें तो जो ठेकेदार ज़मीन को ठेके पे देता है, किसको देता है, टेनेंट को, जो उस पर काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है ज़मीन के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो ऑनर है ना, ज़मीन का जो मालिक है, वो ज़्यादा ठेका वसूल नहीं कर सकता। उसके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि जितना वैल्यू होगा क्रॉप का, यानी कि फसल जितने में भी टोटल बिकी है उस टोटल वैल्यू का 1/3 से ज़्यादा जो ठेका है वो नहीं चार्ज कर सकता मालिक है जो ज़मीन का। तो ये लिमिट फिक्स कर दी गई ताकि टेनेंट का शोषण ना हो जो जमींदार है उसके द्वारा। नेक्स्ट आते है कोऑपरेटिव फार्मिंग। यहाँ पे जो छोटे छोटे किसान होते थे वो आपस में मिल जाते थे, कोऑपरेट करते थे, जिससे क्या होता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। वो जब उन्हें बीज लेने होते थे, खाद खरीदनी होती थी, तो वो इकट्ठे जा कर के लेते थे। यानी कि जो छोटे छोटे किसान थे वो आपस में मिल गए तो बीज भी इकट्ठा खरीदते थे, खाद भी इकट्ठा खरीदते थे, जिससे उन्हें सस्ते में मिल जाती थी। लेकिन जो उनकी फसल होती थी ना, जो क्रॉप थी, उस क्रॉप को वो हाई रेट पे सेल करते थे।
वहाँ पे उन्होंने इनपुट क्या लिए, लोअर प्राइस पे लिए, लेकिन जो उनका प्रोड्यूस था उसे सेल किसके पे किया, हायर प्राइस पे किया। इस तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग का बेनिफिट है जो छोटे छोटे किसानों ने लिया। नेक्स्ट आता है पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव तो नोबल था, लेकिन बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए लैंड रिफॉर्म है जो की गई थी, लेकिन जो इसका लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया जो कंट्री में, वो सिर्फ पार्शियली था, कि ये पूरे तरीके से हमारे देश में लागू नहीं हो पाई, सिर्फ कुछ ही जगह पे बढ़िया तरीके से लागू हो पाई। जो वेस्ट बंगाल और केरला थे वहाँ तो अच्छे से जो रिफॉर्म्स थे वो लागू हो गए, लेकिन जो अदर पार्ट्स थे कंट्री के, वहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म थे सिर्फ ये बताए गए, इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं किए गए। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि जो कई जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमीन के मालिक थे, उन्होंने अपने जो किसान मजदूर थे यानी कि जो टेनेंट थे उनको ज़मीन से निकाल दिया और ख़ुद को ज़मीन का मालिक बता दिया कि हम ओनर हैं ज़मीन के। मतलब कि उन्होंने अपने आप को ज़मीन का असली मालिक है जो दिखाया। पहला ये कारण था। और दूसरा कारण आते कि कई जो ज़मींदार थे उन्होंने लैंड सीलिंग लॉ यानी कि जो ज़मीन की जो सीमा का कानून बनाया था ना, जो हम पीछे पढ़ के आए लैंड सीलिंग लॉ, उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उन्हें कुछ टाइम मिल गया एडजस्टमेंट करने के लिए। एडजस्टमेंट मतलब कि उन्होंने अपनी जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी, सीलिंग लिमिट से जो ज़्यादा ज़मीन थी ना, उसको अपने क्लोज रिलेटिव के नाम करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया अपने क्लोज रिलेटिव्स के। नेक्स्ट आते टेक्निकल रिफॉर्म, HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। लो प्रोडक्टिविटी को दूर करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, यानी कि जो किसान खेती बाड़ी करते थे उससे जो फसल का उत्पादन होता था वो कम होता था, जिसे दूर करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म है जो की गई। एंड रिफॉर्म में शामिल किया गया HYV, जिसे हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, यानी कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड बीजों को यूज़ किया गया। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग बीजों की क्वालिटी को कंबाइन करके एक बीज बना देना। एक ऐसा बीज लेना जिसको कीड़ा नहीं लगता और दूसरा ऐसा बीज लेना जिसका फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो जब हम ऐसे दो अलग अलग वैरायटी के बीजों को जोड़ के एक बीज बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि एक तो वो कीड़ा नहीं लगेगा और दूसरा उसकी फसल ज़्यादा होगी, तो दोनों ही क्वालिटी एक ही बीज के अंदर डाल दी जाती है, जिसे हम हाइब्रिड बीज बोलते हैं। तो हाइब्रिड बीजों का यूज़ किया गया जिससे किसानों को फ़ायदा मिले, जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो ज़्यादा मिले। यहाँ पे HYV जो सीड्स थे उसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइज़र थे, इंसेक्टिसाइड से और पेस्टिसाइड से, इनका भी यूज़ है जो वो ज़्यादा किया गया, जिससे एग्रीकल्चर आउटपुट का लेवल है जो बढ़ जाए। यानी कि सिर्फ बीज काफ़ी नहीं है, उसके साथ हमें फर्टिलाइज़र, केमिकल, इंसेक्टिसाइड ये सब भी यूज़ करने पड़ेंगे ताकि बड़े लेवल पे है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जा सके। तो जब आउटपुट बढ़ा, जिससे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, कि इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो हमारी इकोनॉमी में आया, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। यहाँ पे जो ये वर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, क्योंकि फसलें क्या होती हैं, हरी होती हैं, इसलिए इसको क्रॉप्स बोला गया है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम से जो तेजी आए, एकदम से जो इंक्रीज हो जाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब कि जो क्रॉप प्रोडक्शन था बिल्कुल स्पर्ट हो गया, जो फसलों का उत्पादन था वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया। ये जो स्टार्टिंग थी इंडिया के अंदर 1967 से 68 में की गई। ये लागू किया गया 1967 में और 1968 में, तो उसी साल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो 25% के करीब बढ़ गया एकदम से। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया उसी साल क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन था जो वो बढ़ गया। जो अनाज था, फूड ग्रेन था जो, उसका उत्पादन 25% तक इंक्रीज हो गया। तो इंडिया क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है कि अब हमारे इंडिया को फूड ग्रेन के लिए किसी बाहरले देशों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने इंडिया के अंदर ही फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने लोगों की जो खाने की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो जिससे
जो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन था, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मंदी थी, बैकवर्डनेस था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एलिमेंट क्या होते हैं HYV टेक्नोलॉजी के, तो यहाँ पे मेन इसके 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि जो हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स से जो उनका यूज किया गया 1965 के दौरान, जो हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो यूज करने स्टार्ट कर दिए कन्वेंशनल वैरायटी को छोड़ के, यानी कि जो पुराने बीज थे उनको हटा दिया गया, अब उनकी जगह हाइब्रिड बीजों का यूज करना स्टार्ट किया गया खेती बाड़ी के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। HYV सीड से ये पॉपुलर हो गए किसके लिए, वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार और कॉटन के लिए। ये HYV सीड्स यूज किए गए जिससे एग्रीकल्चर आउटपुट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सिर्फ HYV सीड्स का यूज करना इनफ नहीं था, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी यूज किए गए। HYV सीड्स तो यूज किए गए, इसके साथ ही फर्टिलाइजर का भी यूज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिले। जैसे जैसे HYV सीड्स को यूज करना बढ़ाया, उसके साथ ही किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ा दिया। जो एस्टिमेट किए गए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो आंकड़े वो ऑलमोस्ट 297.96 लाख टन थे केमिकल फर्टिलाइजर जो कंज्यूम किए गए थे इंडिया के अंदर 2021 से 22 के दौरान। यानी कि 2021 और 22 में जो इंडिया था उसमें लगभग 297.96 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप थी, जो फसलें थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसे कीड़ा ना लगे, उसको बीमारियां ना लगे, क्योंकि फसलों में कुछ बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, सुंडी लग जाती है, उससे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो यूज किया गया। HYV सीड के साथ साथ पेस्टिसाइड का यूज किया गया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो क्रॉप्स थी, फसलों को बचाया जा सके, जो पेस्ट होते हैं, जो डिसीज होती हैं, वो क्रॉप्स थी, फसलें थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उन्हें कीड़ा ना लगे, उसके लिए जो 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर है जो सेटअप किए गए ताकि जो फसलें थी, जो क्रॉप्स थी, उसे कीड़ों से, बीमारियों से बचाया जा सके। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अडोप्ट किए गए HYV टेक्नोलॉजी के साथ साथ, यानी कि जो क्रॉप्स थी उसको सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्ट किए, जिसे HYV टेक्नोलॉजी के साथ ही लागू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो सिंचाई होती है, सिंचाई की जो फैसिलिटी थी उसको बढ़ाया गया, क्योंकि जो HYV सीड्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, यानी कि जो सिंचाई होती है बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है इनको सिंचाई करने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया। पहले से साइज था जो इरिगेशन फैसिलिटी का वो इंक्रीज कर दिया। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किए गए कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके हर एक किसान को। 1951 में सिर्फ 17% जमीन थी जिसके ऊपर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे, इसे बढ़ा के 51% कर दिया गया प्लान पीरियड के दौरान। इस टॉपिक आते हैं 2 डिस्टिंक्ट फेज की, 2 अलग अलग फेज थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। सबसे पहला फेज आया मिड 60 से मिड 70। इस फेज के दौरान जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रह गई थी वीट और राइस के तक, यानी कि जो देश वीट का और राइस का प्रोडक्शन करते थे वहां तक सीमित रह गया था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका फर्स्ट फेज। इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को शामिल किया गया, क्योंकि ये ऐसी स्टेट थी जहां पे वीट और राइस को जो प्रोड्यूस किया जाता था, तो बेनिफिट भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का कौन ले गई, यही स्टेट ले गई। कि अगर HYV सीड्स का यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन लेना है क्रॉप्स का, तो उसके लिए
पानी भी चाहिए, खाद और पेस्टिसाइड भी चाहिए, सही मात्रा में चाहिए। तो जो फर्स्ट फेज था, इस फेज में सिर्फ वही फार्मर, वही किसान फायदा लेंगे जो फाइनेंशियली रिसोर्स जिनके पास अवेलेबल थे, जिनके पास पैसा था वो इनका फायदा लेंगे। किसान पैसे वाले थे, उन्होंने इन इनपुट्स को यूज किया और फायदा ले लिया। इस तरीके से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा था वो सिर्फ अमीर किसानों को मिला और कुछ ही स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिल पाया। फिर सेकंड फेज आया जो मिड 70 से मिड 80 तक चला। इस फेज के दौरान जो इम्पैक्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का उसको बड़े लेवल पे लागू किया गया। कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को इसमें कवर करने की कोशिश की गई। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स को जो शामिल किया गया। जो सेकंड फेज है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इसका जो असर था वो पूरे देश में फैल गया और ज़्यादा फसलों को है जे मतलब बेनिफिट मिला इसका। सरकार ने क्या किया, जो गरीब किसान थे उनको लो रेट पर लोन दिया और जिससे वो क्या कर पाए, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को खरीद सकें। उन्हें सब्सिडी भी दी गई, लोन भी सस्ते रेट पे दिए गए और सब्सिडी भी दी गई, ताकि जो छोटे किसान हैं वो भी मॉडर्न तरीके से खेती बाड़ी कर सकें, मॉडर्न तरीकों को अपना करके क्रॉप प्रोड्यूस कर सकें। तरीके से जो सेकंड फेज आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसमें छोटे छोटे जो लैंड होल्डर्स थे जमीनों के, उनको भी कवर किया गया। तरीके से जब गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया तो उसका फायदा छोटे और बड़े सभी किसानों को मिला। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और इससे रिलेटेड कुछ अनदर टॉपिक भी। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।